ईरानियंस के पासरान इनकलाब के बयानात तो कुछ और हैं कि हम अपना हरमस नहीं खोलेंगे। ये उस शर्त के माबैन जो है वो खोला गया था, अमेरिका भी अपनी ब्लॉकेड जो है वो खत्म करेगा। आप समझते हैं कि पासरान इनकलाब और ऑल्सो ऑन द बोर्ड वो भी पीस के हक में है। अमेरिका ने कहा कि हम अपना ब्लॉकेट खत्म करेंगे, उन्होंने नहीं खत्म किया, इसलिए हुर्मुज़ जो है वो दोबारा जो है वो बंद हो गया। 60 दिन का मजीद टाइम जो है वो मांगा गया है ताकि एक परमानेंट एग्रीमेंट पर जो है वो पहुंचा जाए। न्यूक्लियर का इशू एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी जो है वो सामने नहीं आई। अभी पीर मंगल को तो इस्लामाबाद में कुछ नहीं हो रहा। किसी तरफ से भी ये बात नहीं की गई कि मुज़ाकरात जो है वो खत्म हो गए हैं या इस पर आगे कोई बातचीत जो है वो नहीं होगी। पाकिस्तान ये जो शटल डिप्लोमेसी है ये अगले 2-3 माह जारी रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन जा रहे हैं। जो जीसीसी ममालिक और ईरान के दरमियान में जो सुलह और गलतफहमियां दूर करना है वो भी पाकिस्तान का ही रोल है। लेबनान और इसराइल का सीज फायर होता भी है तो हिजबुल्लाह को उसका क्या फायदा है। लबनान के अंदर जो स्ट्राइक्स हैं वो कहीं ऐसे जो है वो बढ़कर ईरान के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर स्ट्राइक्स की शक्ल में नजर ना आना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक तरफ तैयारियां हैं पीस टॉक्स के लिए इस्लामाबाद में और दूसरी तरफ कंफ्यूजन है, इबहम है। दोनों साइड्स के बयानात देखें तो लगता है देयर इज नो एग्रीमेंट, और अगर इस्लामाबाद को देखें तो लगता है एवरीथिंग इज रेडी। तो मैंने इफ्तिखार फरदौस साहब को दावत दी है कि वो हमारा कन्फ्यूजन दूर करें, इस कन्फ्यूजन से लोगों को निकालें, ताकि जो ईरानियन बयानात सुनकर कन्फ्यूजन पैदा होती है और ट्रंप को सुनकर कन्फ्यूजन पैदा होती है, इसको डी कोड सिर्फ इफ्तिखार फरदौस साहब ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। इफ्तिखार फरदौस साहब, ईरानियन से शुरू करते हैं फिर अमेरिकन पे आते हैं। ईरानियंस के पासरान इनकलाब के बयानात तो कुछ और हैं कि हम अपना हरमस नहीं खोलेंगे, हमने फिर बंद कर दिया है। इराकची साहब कहते हैं हमने खोल दी है। एक कॉन्फ्लिक्ट और एक वहाँ डिवीजन या एक कंट्रास्ट या एक ओपिनियन का इख्तलाफ, कुछ चीज वहां नजर आती है। हाउ वुड यू डिफाइन इट? देखें मुजम्मिल साहब, जो स्टेटमेंट्स आई हैं, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम्म। जो इरानियन मीडिया लैंडस्केप है वो है क्या। हम्म। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है जो है वो समझना, क्योंकि इरानियन जो मीडिया लैंडस्केप है, जिस तरह उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी एक मोज़ैक है, यानी वेरियस जो है प्रोडक्ट्स उन्होंने इकट्ठे करके जो है अलग अलग चीज़ के लिए एक अलग अलग जो है वो पार्ट बनाया है, ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो शॉर्ट बात यह है कि अगर कोई ये समझता है कि ये इख्तिलाफात जो है इस प्रोसेस को डीरेल कर देंगे, तो मैं ये नहीं समझता। क्यों? उसके रीजन क्या है? वो इसलिए है क्योंकि जो इरानियन मीडिया है उनका जो नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल कंपोनेंट है उसमें जो है फारस न्यूज आ जाता है, उसमें महर न्यूज आ जाता है, उसमें तस्नीम आ जाता है। अब ये तीनों ऐसे जो है वो चैनल्स हैं जो इरानियन आईआरजीसी के नीचे जो है वो इन्फ्लुएंशियल जो है वो आते हैं। तो आप उसको अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो देख लें तो जो जराए से खबरें आती हैं जिसमें यूजली किसी का नाम नहीं होता और जो एक पॉलिसी डिफाइन करती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ही उन्होंने जो है एक सेटअप बनाया हुआ है। अब कल से जो स्टेटमेंट्स जो है वो आना शुरू हुई हैं, वो अंग्रेजी में एक टर्म है गुड कॉप और बैड कॉप के हवाले से। हम्म। जो स्टेटमेंट आई अरगची साहब की तरफ से उसमें ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो खोल लिया गया है, लेकिन ये उस शर्त के माबैन जो है वो खोला गया था कि अमेरिका भी अपनी ब्लॉकेड जो है वो खत्म करेगा। हम्म। अब वो ब्लॉकेड जो है वो खत्म नहीं हुआ, हम्म। और ईरान से जो शिप्स जो है वो ओरिजिनेट हो रही थी, बकौले उनके उनको जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा। इसलिए अरगची साहब ने तो पॉलिटिकल निगोशिएटर के तौर पर जो एक प्रिंसिपल स्टांस था उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो खोल दिया गया है। लेकिन जब अमेरिकन ब्लॉकेड जो है वो खत्म नहीं हुई, तब हमने जो है वो देखा कि आईआरजीसी आया और उसने बहुत क्लियरली ये बात की कि अपनाए हुर्मस के ऊपर उनका जो ब्लॉकेड है उन्होंने दोबारा उसको जो है वो बंद कर दिया है। इंटरेस्टिंगली, अभी से थोड़ी देर पहले जो है जो शिप्स वापस हुई थी उसमें जो है दो इंडिया की शिप्स भी हैं, और इंडिया ने जो है वो अपने एम्बेसडर को जो है वो ईरानियन एम्बेसडर को जो न्यू दिल्ली में है उसको समन किया है कि हमारे शिप के ऊपर जो है वो फायरिंग हुई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो उसके सीरियस कॉनोटेशंस हैं इस ब्लॉकेट के, वो तो ऑलरेडी आना जो है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन जो एक परसेप्शन है कि शायद आईआरजीसी जो है वो एक अलहदा काम करता है और इरानियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो एक अलहदा पेज पर है, जंग आपके सामने है,
उसके अंदर आप एक क्लियरली जो है एक पैटर्न दे सकते हैं कि जब जंग उन्होंने की तो सबने मिलकर जो है वो की। उसके जो कॉन्टर्स होते हैं डिफाइन करने के लिए कि ये किस तरफ जो है वो जाएंगे, उस पे डिसएग्रीमेंट जो है वो होगा। और जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी समझता है कि ये स्पॉयलर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ईरान के अंदर नहीं है, वो यूएस के अंदर भी है। लेकिन फैसिलिटेटर का रोल ही यही है कि वो सारे स्पॉयलर्स को जो है वो नेविगेट करके जो है वो जाकर इसके लिए कोई रास्ता जो है वो ढूंढ निकालें। इन शॉर्ट ये है कि मैं ये नहीं समझता कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं वो इस प्रोसेस को डीरेल करने की तरफ जो है वो ले जाएगा। अभी इसमें इबहम जो है वो हो सकता है, लेकिन ये कहना कि प्रोसेस मुकम्मल तौर पे चला जाएगा, ये इस बात की नफी करेगा कि अगर ऐसा ही करना होता तो शायद दोनों निगोशिएटर्स इस्लामाबाद में बैठते नहीं, और उसके बाद की जो प्रोसेसेस और बातें आना जो है वो शुरू हुई हैं वो भी शायद नहीं होती। दोनों को जरूरत है ये सीज फायर के लिए भी और ये जंग खत्म करने के लिए। आप समझते हैं कि फॉर पीस पास्तारानी इनकलाब और ऑल्सो ऑन द बोर्ड फॉर पीस, वो भी पीस के हक में है? क्योंकि देखिए ये तो बहुत एक तासुर ये है कि पास्तारानी इनकलाब इस पीस के हक में नहीं है, वो जंग जारी रखना चाहते देखिए उसमें मैसेजिंग और जो आपस की एक कंसेंशुअल अप्रोच होती है उसके ऊपर इख्तिलाफ होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता। हैं। लेकिन उसके अंदर जो इश्यूज हैं, क्योंकि जो प्री रेक्विजिट था टॉक के लिए, अगर मैं आपको वापस ले जाऊं, उसमें चार पॉइंट्स थे। एक, अब नया हुर्मस खुलेगा। दूसरा ये कि लबनान के अंदर जो है वो जंग जो है वो खत्म होगी। और बाकी दो इश्यूज जो है वो रिलेटेड थे न्यूक्लियर के हवाले से और ईरान के फ्रोजन एसेट्स के हवाले से। इसाक डार साहब ने आज अनटलिया जो डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि उसके ऊपर तो बातचीत हो गई कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स जो है वो डिफ्रीज जो है वो किए जाएंगे। न्यूक्लियर का इशू एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी जो है वो सामने नहीं आई। तीसरा जो है वो हुर्मज है, और चौथा जो है लबनान के अंदर अभी भी रिपोर्ट्स जो है वो आ रही हैं कि इसराइल ने वहां पर दोबारा जो है वो बमबारी की है। तो अगर एक तरफ से जो है वो स्पॉइलर आकर कोई ऐसी ऐसा काम करेगा जो उस बेसिक डील को ही निगेट करता है, तो दूसरी तरफ से जिस पॉइंट पे एग्रीमेंट होगा वो भी जो है उसके लिए बंद जो है वो कर दिया जाएगा। लिहाजा अमेरिका ने कहा कि हम अपना ब्लॉकेट खत्म करेंगे, उन्होंने नहीं खत्म किया, इसलिए हुर्मस जो है वो दोबारा जो है वो बंद हो गया। लेकिन इसकी एक शक्ल आप ये भी देख लें कि जो फैसिलिटेटर थे वो अभी तक तेहरान में थे, इसलिए वहां से ऐसी खबरें जो है वो आई। जब फैसिलिटेटर जो है वो वॉशिंगटन जाएंगे और मैसेज जो है वो ले जाएंगे, तवक्को यही है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो है वो सामने आएगी जो दोनों को अग्रीड होगी। तो फैसिलिटेटर इस वाशिंगटन जा रहे हैं? जी, ये तो जो है एक क्लियर इंडिकेशन है कि फैसिलिटेटर्स जो है वो वॉशिंगटन जाएंगे। तो फैसिलिटेटर से मुराद है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, ऐसी खबरें जो है वो आ रही हैं कि वो जा रहे हैं। और वो ये सारी बात, एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद एक शॉर्ट जॉइंट स्टेटमेंट भी आए जिसके ऊपर दोनों की जो है वो एग्रीमेंट हो, दोनों साइड्स। वो शॉर्ट जॉइंट स्टेटमेंट ईरान और अमेरिका का होगा? जी बिल्कुल, वो अमेरिका और ईरान का जो है एक पॉइंट जो है जिसके ऊपर अभी कंटेंशन बना हुआ है, खुसूसी तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। देखें ये बात जो है वो समझना जरूरी है कि इसमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो टेक्निकल डिटेल से रिलेटेड है। तो जो टेक्निकल कमिटीज आमने सामने बैठेंगी तो उसका जो है वो हल निकलेगा, और ये एक दो दिन में होगा नहीं। क्योंकि अगर आप इससे पहले एग्रीमेंट भी जो है वो देख लें, जिसको JCPOA कहते थे, उसको बनाने में और फिर उसको एग्जीक्यूट करने में और फिर उसे वापस खत्म करने में काफी टाइम जो है वो लगा था। मैं नहीं समझता कि एक अंडरस्टैंडिंग ये है करंट सिचुएशन के हवाले से कि एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट जो है वो होगा, और उसको एक्सटेंड करने के लिए जो है टेक्निकल जो है वो फिर ग्रुप्स बैठेंगे उसको लेंथन करने के लिए, जिसके लिए 60 दिन का मजीद टाइम जो है वो मांगा गया है ताकि एक परमानेंट एग्रीमेंट पर जो है वो पहुंचा जाए। अब उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है, ईरान ये चाहता है कि वो किसी शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो ना जाए, बल्कि एक कंटिन्यूसली एक ऐसे फॉरम पर पहुंचे जहां पर जो है एक मैक्सिमम एग्रीमेंट जो है सामने आए जो मुस्तकिल बुनियादों पर हो। अब जो एग्रीमेंट हमें जो है वो नजर आएगा इन सारी बातों पर वो शॉर्ट टर्म में, कि जो मैसेज वो अपने साथ लेकर जाएंगे वॉशिंगटन, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आएगी, फिलहाल तो मेरी तवक्को यही है और जो मेरे एनालिसिस है नॉट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, वो यही है कि एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हमें देखने में आएगा। जो ये सारे इश्यूज हैं उनको शायद उसमें कमी जो है वो रहेगी। लेकिन ये कहना कि स्पॉयलर्स खत्म हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। स्पॉयलर्स अपनी भरपूर कोशिश करेंगे इसको सैबोटाज करने के लिए। तो अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन जा रहे हैं और वहां से स्टेटमेंट आना है, तो फिर अभी पीर मंगल को तो कोई मुजाकरा इस्लामाबाद में कुछ नहीं हो रहा।
देखें, जो इरानियंस हैं उन्होंने तो कम्युनिकेशन जो है वो ऑलरेडी जो है वो शुरू कर दी कि मंडे को तो शायद कोई मीटिंग जो है वो ना हो सके। लेकिन ये कहना कि कोई मीटिंग मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली उसको जो है वो डिस्पेंडेंट कर दिया जाएगा, मैं ये नहीं समझता। किसी तरफ से भी ये बात नहीं की गई कि मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हो गए हैं या इस पर आगे कोई बातचीत जो है वो नहीं होगी। ऑब्वियसली जो शटल पाकिस्तान का जो किरदार है शटल डिप्लोमेसी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमें अगला स्टेप जो है वो देखना है कि जो मीटिंग होती है वॉशिंगटन के अंदर, उसके अंदर से क्या डिटेल्स जो है वो निकल के आती है। तो फिर तो अभी इसमें 8-10 दिन लग जाएंगे, फिर आपको फिर एक्सटेंड होता नजर आएगा सीज फायर 21 तारीख को, क्योंकि 21 तक तो कुछ नहीं होगा। देखें, अगर जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो 21 से पहले जो है वो आ जाती है तो उसमें शायद एक्सटेंशन की बात भी हो। और ये सोर्सेज बता रहे हैं, अब वो होता है नहीं होता, ये सारी स्पेकुलेशन है। अच्छा, तो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो वर्चुअली साइंड होगी, इलेक्ट्रॉनिकली साइंड होगी, दोनों मुलाकात के नहीं जी, बगैर? देखें देखें जोरवर्दी साहब, जो बात है वो अपना हुर्मस पर है। हाँ। द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। और जो ईरानियों का कहना है कि उन्होंने इसलिए बंद किया कि अमेरिकन ब्लॉकेड खत्म नहीं हुई। अगर तो कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है अमेरिका से, जो तवक्को यही है कि अपना हुर्मस के ऊपर वो अपना ब्लॉकेड खत्म कर देते हैं, तो फिर तो हुर्मस जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, फिर इसका मतलब है कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वॉशिंगटन जाते हैं और उनसे मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान करते हैं कि हम ब्लॉकेट खोल रहे हैं, और और ईरानियंस उसके जवाब में अपनाए हुर्मस खोल देते हैं, तो आपके ख्याल में उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट की राह हमवार होगी? जी बिल्कुल। जो फ्रेमवर्क की अब बात होगी किस पर, वो उसके बाद ही डिसाइड होगा। अभी तो हम फ्रेमवर्क के ऊपर जो है बात कर रहे हैं। अच्छा, तो दिस आपको नहीं लगता कि अब जितना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ब्लॉकेट के ऊपर स्टैंड ले लिया है, उनके लिए एकदम ब्लॉकेट खत्म करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं जी, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह ईरान की, उसी पर हम वापस आ जाते हैं। जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो वो स्टेटमेंट्स अमेरिका से भी आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट ईरान से भी आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अमेरिका में हेग्जिट को जो है वो रखा हुआ है कि वो आकर ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है कि हम तबाही फेर देंगे और हम ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, उसी तरह ईरान के अंदर आप पासदार इनकलाब की स्टेटमेंट भी जो है वो देख लें। तो दोनों तरफ से हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है वो लेंगे। लेकिन हकीकत में ये है कि डिप्लोमेसी जो होती है वो इन बिटवीन द लाइंस होगी। और चूंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लिहाजा इसकी जो बैक चैनलिंग इस टाइम पे हो रही होगी वो तो पब्लिकली जो है इस टाइम पर कोई बताएगा नहीं। हम्म। लेकिन जो बैक चैनलिंग का असर निकल के आएगा वो आपको सून जो है वो नजर आएगा। नहीं, पर ये भी तो समझा जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर असल में तो पाकिस्तान इनकलाब से ही बात करने गए थे। इराकची और बजिशकियान तो अवेलेबल थे, जो नहीं अवेलेबल थे वो पाकिस्तान इनकलाब थे, और वो गए तो तो उन्हीं से बात करने थे। जी, तो जो फुटेजेस आई हैं और जो तस्वीरें जो है वो शेयर की गई हैं, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो उनसे मिलने के लिए जो है वो गए थे। उनके उनके हेडक्वार्टर्स गए थे मिलने के लिए, बातचीत जो है वो करने के लिए। तो इसमें सेटलमेंट की तो मुझे बात नजर आती है। मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती जिसके अंदर मैं ये कह सकूं कि चीजें जो है वो मैक्सिमम डैमेज की तरफ जो है वो चली जाएंगी। अभी तो उसमें प्रोसेस जो है वो बाकी है, वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो शटल डिप्लोमेसी है, ये फैसिलिटेशन है, ये अगले 2-3 माह जारी रखेगा? ये को हम लोग समझ रहे थे मंगल को पाकिस्तान का किरदार खत्म हो जाएगा, ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखें, अगर आप ये समझते हैं कि एग्रीमेंट होने के बाद भी पाकिस्तान का रोल जो है वो खत्म हो जाएगा, तो ये तो खाम ख्याली हो सकती है। क्योंकि हम जैसे लोग जो मिनट बाय मिनट जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है और इस इशू को जो है वो काफी महीनों से जो है वो फॉलो कर रहे हैं, आई कैन टेल यू कि इसके बाद तो पाकिस्तान पर इन्हिसार मजीद जो है वो और जो है वो बढ़ जाएगा और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इस मामलात के अंदर मजीद जो है वो बढ़ेगी। और उसकी एक इंडिकेशन भी आपको जो है वो वर्ल्ड बैंक ने जो है वो दे दी। उन्होंने गालिबन आपके साथ ही एक प्रोग्राम में जो है वो बात मैंने की थी कि जो हमारे एलाइज हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी और आपकी एक गुफ्तगू जो है वो हुई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि हमारे एलाइज जो हैं या हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो हैं, वो पाकिस्तान को तो साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा जो है वो देखते ही नहीं है, वो पाकिस्तान को मीना का हिस्सा देखते हैं, यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। और अब वर्ल्ड बैंक ने जो है पाकिस्तान की कैटेगराइजेशन भी मीना रीजन की जो है वो कर दी। यानी अब जो आपका कंपैरिजन होगा वो इंडिया और बांग्लादेश से नहीं होगा, वो जॉर्डन और इजिप्ट की इकोनॉमीज से और उनकी जो है वो बाकी डेवलपमेंट से जो है वो आपका कंपैरिजन होगा। मतलब ये है कि पाकिस्तान इज नाउ गोइंग टू एक्चुअली गो इनटू द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। और वही सबसे कंटेंशियस जो है वो पॉइंट है। जब हम
नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर की बात कर रहे थे और एक पीस डिप्लोमेटिक एफर्ट की जो है वो बात करते हैं, तो पाकिस्तान का रोल तो ऐसे इंक्रीज ही होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अगर एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान जो है वो सुकून से जो है वो बैठेगा नहीं, पर आप देखें या ना, कोई बढ़ने देगा। 9/11 के बाद पाकिस्तान को स्टेट डिपार्टमेंट ने साउथ एशिया से निकालकर अफगानिस्तान के साथ प्लेस कर दिया था डेस्क पे। आप समझिए, जी वो हमें साउथ एशिया के साथ नहीं गिनते थे। जो साउथ जी एशियन डेस्क था वो पाकिस्तान को डील नहीं करता था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अलग डेस्क था, वो हमें वहां से डील करते थे। तो दिस इज जी, नॉट एफ पैक का जो न्यू। एक टर्म था, एफ पैक का टर्म था एफ था। जो उन्होंने जो निकाला तो जी। फिर ये तो कोई नया नहीं है। वो कभी भी पाकिस्तान को साउथ एशिया में नहीं समझते, कभी अफगानिस्तान के साथ समझते हैं, कभी मिडिल ईस्ट के साथ समझते हैं। आई थिंक ये जो बढ़ता हुआ पाकिस्तान का रोल है मिडल ईस्ट के अंदर और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन जो है वहीं पर जो है वो सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मेजर पीस इनिशिएटिव जो है वो कंसंट्रेट जो है वो होगी। तो हम्म। आई थिंक कि ये एक पाकिस्तान का जो एक स्टांस है उसमें तो मुझे ये बढ़तरी जो है वो नजर आती है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कमी जो है वो वाकई हुई। अच्छा, ये जो लेबनान का सीज फायर है, जो एक प्री रेक्विजिट ईरान ने इसको बना लिया था कि जी बात ही नहीं हो सकती जब तक लेबनान का सीज फायर नहीं होगा। अब हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से एक नेतन्याहू को शटअप कॉल भी दी है कि एनफ इज एनफ वाली बात है। डू यू थिंक कि वो मैसेज ईरानियंस के लिए काफी है कि जी डोनाल्ड ट्रंप इज सीरियस ऑन लेबनान, या वो अभी काफी नहीं है? देखिए, अगर वो सीरियस नहीं होते तो वो प्रेसिडेंट को बुलाते ही नहीं और वो सीज फायर की बात ही जो है वो नहीं करते। लेकिन जो स्पॉइलर की बात है, देखें, हम्म। जो लेबनान की अपनी पॉलिटिक्स भी तो जानने की जरूरत है कि वो एक्चुअली चीजें किस तरफ जो है वो जा रही हैं। हम्म। लेबनान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो तो आई मीन हिजबुल्ला और जो उन शिया फैक्शंस की भी उसमें जो है वो एक आंसर है, और लेबनान की फिर अपनी हुकूमत भी है। तो लेबनान के अंदर सीज फायर करना और फिर इसराइल का वहां पर डिक्लेरेशन करना कि इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर वो एक बफर जोन बनाने के लिए जो है वो जा रहा है, ये सारी बातें ईरान को जो है वो हजम नहीं होंगी। लेकिन जो मौकफ है, देखें, जब पीस टॉक्स हो भी रही थी और उसके अंदर से जो बातचीत हमें जो समझ आई है, और कुछ जराए ने भी जो है इस बात की तस्दीक की कि अमरीकियों का ये स्टांस इनिशियल था कि आप अगर अब सीज फायर की बात करें तो आप ईरान, इसराइल और यूएस की बात करें, आप किसी और मुल्क की बात ना करें। हम्म। इरानियंस का इंसिस्टेंस था कि लेबनान भी इसमें जो है वो इंक्लूडेड हो, हम्म। और वो बात मानी गई। और आपको याद हो, शहबाज शरीफ साहब ने जो पहले ट्वीट की थी मीडिएशन के हवाले से, उसमें भी लेबनान का जिक्र जो है वो था। तो अगर ये चीजें खराब होना जो है वो शुरू होती हैं तो आप इसराइल को एक स्पॉइलर के तौर पर जो है वो देख लें। लेकिन जो आपके बात का डायरेक्ट जो है वो जवाब है कि वो क्या ईरानियों के लिए ये बात काफी होगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो स्टेटमेंट जो है वो दी है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उन्होंने आज सुबह भी जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके अंदर एक क्लियर ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो नजर आता है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पर जो है वो एतबार किया है और दोबारा पाकिस्तान का जो है जिक्र किया गया है। लिहाजा अब जो पाकिस्तान ने उनका मैसेज जो है वो अमेरिका लेकर जाएगा, और वहां पर जो बात सामने आएगी वही एक हतमी शक्ल के तौर पर एक क्लियर पिक्चर जो है वो पेश कर सकेगी। आप समझते हैं कि थिंग्स आर लॉक्ड, कि जब फील्ड मार्शल अब जाते हैं वाशिंगटन, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं या वो वहाँ जेडी वैंस से मिलते हैं, वहां जो बात होगी उसके नतीजे में कोई पीस टॉक आगे फाइनल हो सकेगी, वो तब तक डेडलॉक है? देखिए, मैं इसको डेडलॉक तो नहीं समझता। आई थिंक कि उसके जो मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं हम्म। वो हम उसी पे वापस चले जाते हैं। जो इरानियन स्टेट मीडिया और आईआरजीसी कह रही है वो उनका एक स्टैंस है जो प्रेशर बिल्डअप के लिए है, और लोकल ऑडियंस को ना भूलें क्योंकि वो लोकल ऑडियंस को भी केटर कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है इरना की जो हम बात कर रहे हैं, हम्म। आप उसका फीड निकाल के देख लें। उसमें जो आखिरी खबर लगी हुई थी जब मैं प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा था, उसके अंदर ये था कि जो ग्लोबल जो लीडरशिप है दुनिया की, वो ईरान को और यूएस को जो है वो मुबारकबादियां दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो खुल गया है। तो आपको दो अलग स्टांसेस जो है वो नजर आते हैं, एक लोकल ऑडियंस के लिए भी और एक प्रेशर बिल्डअप भी, और दूसरा आपको एक ऑफिशियल स्टांस भी नजर आता है। वो क्या कहते हैं कि खौफ और उम्मीद के दरमियान में जो है वो रास्ता है। आई थिंक हम इसको कॉशियस ऑप्टिमिज्म के तौर पर ले सकते हैं, मैं इसको नेगेटिवली जो है वो नहीं लेता। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अगर फर्ज कर लें जॉइंट स्टेटमेंट आ जाता है, जो हम मैं और आप एग्री करते हैं कि जब फील्ड मार्शल जाएंगे तो एक जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएगा या वो अपना ब्लॉकेट खत्म कर लेंगे, तो आप उसके बाद क्या समझते हैं कि ये जो पीस है ये लॉन्ग लास्टिंग है, हो जाएगा ईरान अमेरिका का, या फिर स्पॉयलर्स इसको किसी स्टेज पर डीरेल कर सकेंगे?
वो तो देखना पड़ेगा। अब आप टेक्निकल लेवल की जो है वो बात कर रहे हैं, अगर आप JCPOA का एग्रीमेंट निकाल के देख लें, जो इससे पहले एग्रीमेंट था, अपने ऑडियंस की पर वो आसानी के अमेरिका के लिए। साथ तो नहीं था ना, वो तो यूरोप के साथ था। जी, अमेरिका उसका हिस्सा था, और हम डोनाल्ड ट्रंप ही अपनी पिछली हुकूमत में, क्योंकि वो ओबामा ने जो है वो किया था, तो जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इख्तिदार में आए 2018 में, तो उन्होंने 34 महीने बाद ही अमेरिका जो है को वहां से निकाल दिया और कहा कि ये अमेरिका के फेवर में जो है वो नहीं है। अब हम दोबारा एक ऐसे एग्रीमेंट की तरफ जो है वो जा रहे हैं। CPOA के पॉइंट्स जो है वो देख लें, तो वो रीजनल कंट्रीज के लिए नहीं था, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसमें जो एग्रीमेंट थी वो यूरोपियन कंट्रीज का उसमें जो है वो ज्यादा जिक्र था। जो रीजनल ममालिक है उसका जिक्र नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी दोबारा जो है वो जरूरत आएगी, क्योंकि उसमें आपको सारे स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग सीरिया, इंक्लूडिंग टर्की, इंक्लूडिंग कतर, GCC ममालिक जितने भी हैं, इंक्लूडिंग जॉर्डन और इंक्लूडिंग इजिप्ट, सबको जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेक्स हैं वो सब के सब जो है वो रीजनल है। लिहाजा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का असर तो मुझे खत्म होते हुए नजर नहीं आता। ये शटल डिप्लोमेसी और मीटिंग्स जो है कंसिस्टेंटली जारी रखनी पड़ेंगी। और ये जो यूएई जहां खड़ा है वो क्या नजर आ रहा है, वो भी तो इस वक्त देखें इस पीस प्रोसेस के साथ नहीं खड़ा है। देखें जो एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग चीज थी जिसको हमारी मीडिया ने उस तरह हाईलाइट नहीं किया, जिसमें जो UAE के वजीर खारजा थे, उन्होंने आज से 2-3 दिन पहले जो है वो ईरान के वजीर खारजा को फोन किया, और उसमें जो है बातचीत हुई। हमारे जराए भी इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि वो भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट जो है वो की थी वो कॉल। अच्छा। अब उसमें जो अगला फेज है इस एग्रीमेंट के बाद, और मैं आपको साथ इसमें एग्री करता हूं 100%, कि जो GCC ममालिक और ईरान के दरमियान में जो सुलह और गलतफहमियां दूर करना है, वो भी पाकिस्तान का ही रोल है। एंड आई थिंक इसके बाद जो एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट होगा और उन सबको इकट्ठा करना होगा इस एग्रीमेंट के बाद, वो GCC के साथ जो एक नया पावर स्ट्रक्चर जो क्रिएट होके आएगा, उसमें भी पाकिस्तान एक ब्रिज के तौर पर जो है वो काम आएगा। लेकिन एंड वी लेकिन ऑलरेडी सी दैट। हाउ वी सी दैट। वी सी दैट वेरी क्लियरली। हमने कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ हमने जाकर वहां पर अपने जहाज वगैरह जो है वो खड़े किए हुए हैं। वी आर एक्चुअली शोइंग आवर डोमिनेंस एज वेल एज आवर डिप्लोमेटिक सर्कल एज वेल। और वेरी इंटरेस्टिंगली आपने जो है वो आज देखा भी होगा, इसाक डार साहब आज एनाटोलिया में जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि जो फ्रोजन एसेट्स के हवाले से इरानियंस के जो कंसर्न्स थे, या फिर जो बातचीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से कंसर्न थे, उन्होंने कहा था कि मीटिंग के अंदर उनकी जो है एग्रीमेंट हुई। पाकिस्तान की तरफ से ये किसी पब्लिक फोरम पर पहले एक्नॉलेजमेंट है जो इसाक डार साहब ने की है, कि एग्रीमेंट की शक्ल में ये सारी बातें थी। अब वो इस मुल्क के डेप्यूटी वजीर आजम है, फॉरेन मिनिस्टर हैं डिफैक्टो, तो उनकी बात कहना एक ऐसे फोरम पर जहां पर दुनिया के सारे जो है वो लीडरशिप मौजूद है, इस बात को काफी जो है वो वजन जो है वो मिलता है कि ऑब्वियसली चीजें जो है वो ट्रैक पर है। नहीं, पर वो एग्रीमेंट नहीं हुआ ना, वो टॉक्स फर्स्ट राउंड जो है वो कंक्लूसिव नहीं हो सका। जो कुछ जी, फर्स्ट राउंड कंक्लूसिव। में जो कुछ फर्स्ट राउंड में तय हुआ, ये जरूरी नहीं है कि सेकंड राउंड में पार्टी उस पॉइंट पे ही दोबारा एग्री करेंगी जो फर्स्ट राउंड पे वो एग्री कर सकी, क्योंकि वो एक इनकंक्लूसिव टॉक्स थी। देखें, मैं आपसे एक रेटोरिकल सवाल जो है वो पूछता हूँ। जब JD वैंस ने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस टॉक जो है वो की, उन्होंने कहा कि इट्स बैड फॉर ईरान। ये उनका ओपनिंग सेंटेंस था, दैट वी हैवंट रीच्ड एन एग्रीमेंट एंड इट्स मोर बैड फॉर ईरान। ये उनका एक ओपनिंग स्टैंस था। 2 दिन बाद जब वो अमेरिका में थे, उन्होंने वही JD वैंस था, उसने कहा कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ आइस दैट हैज बीन ब्रोकन एंड आई थिंक दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डील। तो ऑब्वियसली जो ग्राउंड के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग थी, जो चीजें डिस्कस हुई थी, और उसको वापस जब अपने अपने कैपिटल्स में लेकर गए हैं, तो उसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उन्होंने बातचीत की, और अब उसमें जो है एक क्लियर सामने बात नजर आती है। लेकिन जो मुझे पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो आप बात कर रहे हैं, जो मुझे उसे जो मसला नजर आता है, कि इरानियंस जो है वो इस बात पर जो आमादगी उनकी नजर नहीं आती, कि दे डोंट वांट एनी टेम्पररी अरेंजमेंट। वो चाहते हैं कि एक परमानेंट अरेंजमेंट हो। तो तो उसके अगर लिए टेम्पररी, जी, और अगर, परमानेंट परमानेंट अरेंजमेंट तो नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट है ना। नो जी, वॉर परमानेंट के अंदर, नो वॉर पैक्ट है अमेरिका के साथ, तो क्या वो साइन कर लेंगे वो। जी बिल्कुल, और उसको साइन करने के लिए जो प्रीरेक्विजिट्स हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियर इशू है वो सबसे बड़ा है। और ईरान, वो तो किसी पासदारान इनकलाब ने नहीं कहा, वो तो ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि भाई हम अपना यूरेनियम जो है वो किसी थर्ड मुल्क को देने के लिए, ये बात तो कंसिडर ही बीच में जो है वो नहीं हुई। अब आ, ये
बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ जो है वो क्या करता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो फील्ड मार्शल साहब ने वहां पर जो बातचीत की है, कोई ना कोई एग्रीमेंट की शक्ल में कोई बात जो है वो लेकर वो वॉशिंगटन जो है वो जरूर जाएंगे। अब देखें ना, ट्रम्प की स्टेटमेंट आ रही है कि ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अगर वो दोबारा अपना ये हरमस बंद करना चाहते हैं तो वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और लेकिन ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। दोनों बातें करते हैं, वो एक ही फिक्रे में दो बातें कर। तो सो वो हाँ। जो डिप्लोमेसी का सही तरीकाकार है वो भी यही है कि आप कंप्लीटली तो उस पर किसी को जो है वो इतना लीवरेज नहीं देते कि वो 100% उसकी बात जो है वो कर ले। मैंने तो आपको कहा है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। दोनों जो है अपने लोकल ऑडियंस को भी केटर कर रहे हैं और दोनों अमन भी चाहते हैं। अब हम्म। लोकल ऑडियंस को केटर करना जो है, क्योंकि ईरान के साथ तो एक स्ट्रेटेजिक जो है वो डिफॉल्ट पोजीशन पर है, क्योंकि 2 बार उनके पास साथ जो है वो बातचीत हुई और दोनों बार बातचीत के दरमियान में ही उन पर अटैक हुआ। तो उनका एक ट्रस्ट डेफिसिट तो वो बहुत क्लियर है, और डोनाल्ड ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन पे जाना है, उन्होंने इसराइल को संभालना है। और जो उनके पास फ्यूल रॉकेटिंग जो प्राइसेस हैं उसको जो है वो कंट्रोल करना है। तो लोकल ऑडियंस को केटर करना, हम्म। आप उस स्टेटमेंट को डिसाइफर कर दें। आप मुझसे ज्यादा उम्र में भी बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी ज्यादा हैं। आप उसको अगर देख लें तो उसमें बहुत क्लियरली आपको नजर आएगा कि वो एक फियर फैक्टर तो रखना चाहते हैं लेकिन रेजोल्यूशन भी चाहते हैं, और दोनों साइड्स में यही बात नजर आती है। हाँ, लेकिन आपको लगता है फील्ड मार्शल के दौरा ईरान से जो पहले तो चंद घंटों का था फिर 3 दिन तक चला गया, उसमें तय हो गया है, या मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ तय नहीं हो सका है? अभी बहुत गैप बाकी है, वो कुछ ज्यादा कन्विंस नहीं कर पाए। देखें, कन्विक्शन तो पाकिस्तान का स्टांस था ही नहीं, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, नंबर वन। हम्म। और मैं ये नहीं समझता कि 40-45 साल के जो मसाइल हैं वो किसी एक सिटिंग या 2 सिटिंग में जो है वो खत्म होंगे। लेकिन एक प्रोसेस का आगाज जो है वो जरूर होगा। अगर तो पाकिस्तान के अंदर कोई ये समझता है कि कल इसके अग्रीमेंट जो है वो आकर जो है वो साइन जो है वो हो जाएगा, मुझे इतना जल्दी ये काम नहीं लगता। एक प्रोसेस जो है वो लगेगा। और आई थिंक कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने भी शुरू में बात की कि ये एग्रीमेंट जो है वो हो जाए, कि सीज फायर को जो है वो कंटिन्यू जो है वो रखा जाए। अब जो सिचुएशन इस टाइम पे बनी है उसमें स्पॉयलर्स के लिए काफी रूम है। मैं और आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि लेबनान के अंदर जो स्ट्राइक्स हैं वो कहीं ऐसे जो है वो बढ़कर ईरान के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर स्ट्राइक्स की शक्ल में नजर ना आना शुरू हो जाए। पर देखें, अगर लेबनान और इसराइल का सीज फायर होता भी है तो हिजबुल्लाह को उसका क्या फायदा है? देखिए ना, हिजबुल्लाह को लेबनान हाँ। में पावर में तो नहीं है, उसमें हिजबुल्लाह को भी सीज फायर वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उनके पास इसराइल के खिलाफ लड़ने के अलावा लेबनान में क्या है? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है कि वो लेबनान में इलेक्शन जीत जाएंगे। देखें सोरवर्दी साहब, 26 हिजबुल्ला एफिलिएट्स, नॉट हिजबुल्ला डिक्लेयर्ड, वो जो है लेबनान की पार्लियामेंट में बैठे हुए, 26 ऑफ देम। तो और दे टोटल हैव दे हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ इट के ये चीजें जो है वो किस तरफ जो है वो जा और रही हैं, टोटल और उसमें स्ट्रेंथ ईरानियन पार्लियामेंट की, लेबनान इट पार्लियामेंट। मेक्स अबाउट इट मेक्स अबाउट 1/3 ऑफ देयर पार्लियामेंट। मतलब टोटल, मतलब आप समझे 100 में से 26 हैं वो। मैं नाइन्टी। आपको टोटल जो है वो बता देता हूँ नंबर, एंड आई कैन गिव यू द नंबर, क्योंकि मेरे पास नोट्स में जो है वो लिखा हुआ होगा। आई कैन गिव यू द नंबर ऑफ दैट। लेकिन 26 तो जो है ये तो मैं आपको क्लियरली जो है वो बता सकता हूँ कि उनकी जो एक वो है, वो ईरानियन वो लेबनीज पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन ये फिर भी जो है जो एक्चुअल ग्राउंड है, मैं आपके साथ डिसएग्री जो है वो नहीं कर रहा, क्योंकि शायद उसमें एक शिक ये होगी कि आप इनको डी वेपनाइज कर दें। तो क्या हिजबुल्ला डी वेपनाइज होगा? कभी भी नहीं होगा। तो फिर ईरानियंस हिजबुल्लाह की गारंटी अमेरिकन को दे सकते हैं कि दे विल नॉट आई डोंट थिंक कि दे विल नॉट फायर अ मिसाइल टू इसराइल? क्या ये गारंटी ईरान दे सकता सो है? वो गारंटी दोनों साइड से जो आएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि एक ब्लैंकेटेड एग्रीमेंट जो है वो सामने आए, जिसके अंदर ये बात जो है हो कि इसराइल एक्सपेंशन नहीं करेगा और हम अटैक नहीं करेंगे। दैट इज वाई दे वांट अ होलिस्टिक एग्रीमेंट। अच्छा, होलिस्टिक एग्रीमेंट। एंड होलिस्टिक एग्रीमेंट तो फिर अभी नेक्स्ट वीक नहीं है? मुझे नहीं लगता, उसके आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे कि हो, क्योंकि उसके अंदर वही बात आ जाती है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको तो एक पॉइंट के ऊपर जो है वो बात करते हैं। जो एक्चुअल निटी ग्रिटी होती है वो तो वो लोग करते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं। तो हम्म। आपने देखा होगा कि ईरानी अपने साथ तकरीबन 70 जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है वो लेकर आए थे, जो हम्म। टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो रखते हैं।
तो ये बैठेंगे दोबारा, लेकिन टेक्निकल लेवल पर जो है वो बैठेंगे, उसके बाद ही कोई परमानेंट बट जेडी एग्रीमेंट वैंस होना के है। साथ तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं आए हुए थे ना। जी बिल, ये तो आप कह रहे हैं कि नहीं आए हुए थे, उनके साथ भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है वो आए। आए हुए थे, वो पहले जी पहुंचे हुए थे। जी, वो तो 3 जहाज में लोग आए थे, तो देवर इनफ पीपल इन दैट। There were enough people in that. Thank you very much इफ्तिखार साहब, हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी वेलकम मच। जी, एनीथिंग। वेलकम। वेलकम जी।